सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो सर। आवाज तो नहीं आई सर। सर नहीं आ रही। सर रीजॉइन कर लो। नहीं आ रही सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं सर आ रही।
क्या हाल है सबके। रुद्राक्ष तू भी कर ले। ये क्या दिखा दिया? जो तूने देखा। ऐसे गंद मत डाला कर क्लास में। ओहो। यहाँ से डर गया बेचारा। आया ही नहीं मैंने। क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है वीर तेरे को? अरे कुछ नहीं साले, तू अनम्यूट करने के लिए तू ही बोल रहा था, वो ऐसा क्या हुआ।
हेलो हेलो, अभी आ रही है? अभी आ रही है ना? यस सर। यस सर। यस सर, क्या हो गया था? पता नहीं यार क्या है, कोई सेटिंग वेटिंग का पंगे हैं यार इनके। एक्चुअली माइक माइक से नहीं पकड़ रहा था, अभी मैंने नॉर्मल ऑडियो से करा। चलो तो लेट अस स्टार्ट, शुरू कर लेते हैं बेटा। तो पिछली बार जो हम कर रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में हमने क्या बात करी थी कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। टेम्परेचर जो होता है क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। और इसी के रिलेटेड हमने सारी चीजें आपको निकाली थी। आपको याद होगा डेल्टा यू का फॉर्मूला हमने दिया था एनसीवी डेल्टा टी। तो इसमें डेल्टा टी ही जीरो होता है, तो डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है, ठीक है ना। इसमें डेल्टा यू जीरो हो गया तो क्यू और डब्ल्यू क्या हो गए, बराबर हो गए। डब्ल्यू का फॉर्मूला था 2.303 nRT log बेस 10 V2 by V1, यही बना था, है ना। log बेस 10 था क्योंकि 2.303 मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इससे रिलेटेड और चीजें थी। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस की कितनी होती है भाई, इनफाइनाइट होती है। बल्क मॉडुलस किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। इसकी जो स्लोप होती है वो -P/V होती है। क्या ये चीजें हमने करी थी, यस है ना। सर। सारी चीजें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने करी थी। इसके बाद अगला जो प्रोसेस होता है उस पे बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो वो वैसे तो काइनेटिक थ्योरी में आती हैं, गैसीय स्टेट में आती हैं। मुझे ये था कि आपने करी होंगी वो पहले केमिस्ट्री में, लेकिन केमिस्ट्री में भी वो आपको अभी तक नहीं करवाई गई, तो फिर वो मुझे पहले थोड़ी सी आपको बतानी पड़ेंगी। जस्ट फॉर्मूला, इसको हम समझेंगे आगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको हम आगे समझेंगे। एक टर्म होती है एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, जिसे हम गामा कहते हैं, ठीक है ना। गामा, ये गामा होता है, ठीक है ना। ये गैस के टाइप पे डिपेंड करता है कि गैस कैसी है। अगर गैस मोनो एटॉमिक गैस है तो इसकी वैल्यू 5/3 होती है। और अगर डाया एटॉमिक गैस है, डाया एटॉमिक समझते हो, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 7/5 होती है। मोनो एटॉमिक जैसे हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, ये मोनो एटॉमिक हो गई। डायाटॉमिक जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये डायाटॉमिक गैसेस हैं। इसके लिए इसकी वैल्यू 7/5 होती है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए बस आप यही समझो कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एक ये कांस्टेंट यूज होता है, एक एक्सपोनेंट यूज होता है जिसका नाम है गामा, ठीक है ना। और ये गैसेस के हिसाब से आगे मतलब ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए भी इसकी वैल्यू अलग होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो जब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे होंगे तभी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, गामा जैसी कोई चीज होती है जो गैस के नेचर के हिसाब से चेंज होती है। मतलब गैस का नेचर क्या है, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करती है कि गैस मोनोएटॉमिक है, गैस डायटॉमिक है, गैस ट्राइएटॉमिक है, या क्या है, ठीक है ना। उसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है जी। ओके, एक टर्म जो हमने पढ़ी थी सीवी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर, मोलर लिखना भूल गया मैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो डिफाइन होती है। इसका फॉर्मूला होता है R अपॉन गामा -1, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है R अपॉन गामा -1, ठीक है ना। ये गामा जो है पुट किया जाता है गैस के हिसाब से, ठीक है ना, उसको पुट किया जाता है और ये वैल्यू आ जाती है। सीवी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं।
मतलब आप मोनोएटॉमिक गैस के लिए निकाल सकते हो, आप डायटॉमिक गैस के लिए निकाल सकते हो, जब मैं ट्राइएटॉमिक का बताऊंगा तो उसके लिए भी आप निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये भी हम आगे ही करेंगे। फिलहाल के लिए ये कैसे आया क्या है उसमें आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम गामा का यूज करेंगे तो इसलिए इसको बताना जरूरी था। इसी तरीके से आगे एक टर्म पढ़ेंगे हम सीपी, दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये किस पे होगी भाई? कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जो भी प्रोसेस किया जाएगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे किया जाएगा, तो उसमें जो गैस की हीट कैपेसिटी होगी वो सीपी कहलाएगी, या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाएगी, ठीक है ना। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। और गामा जो होता है वो बेसिकली इन्हीं दोनों का रेशो होता है। गामा जो होता है एक्चुअल में इन्हीं दोनों का ही रेशो होता है, तो सीपी बाय सीवी, ठीक है ना, सीपी बाय सीवी इन दोनों का रेशो होता है। अब सीवी में ये है तो आप इससे सीपी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, गामा आर अपॉन गामा -1, ठीक है ना। सिंपल सी बात कि सीपी और सीवी का देखो, ये फॉर्मूला है सीवी का और ये फॉर्मूला है सीपी का, दोनों का रेशो करोगे तो आपके पास क्या आएगा? गामा आएगा। तो गामा इन दोनों का रेशो होता है, सीपी और सीवी का रेशो होता है। सीवी आपको पता है दोनों का रेशो गामा है, तो सीपी के साथ आपको कुछ नहीं करना, सीवी वाले फॉर्मूले में गामा मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं क्या है, बिल्कुल लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम इसके बिल्कुल डिटेल में नहीं गए हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो फिर हमें और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिख लो इसको। सर आर यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है ना? नहीं बेटा, रिडबर्ग कहाँ आ गया? आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 टीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला आ रहा। ओके ओके सर, ठीक है। हाँ जी भाई। चलो दूसरा प्रोसेस है बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक वर्ड आप पहले भी सुन चुके हो, इसी चैप्टर में मैंने यूज किया था एडियाबैटिक वर्ड को। एडियाबैटिक वर्ड का मतलब होता है कि कोई हीट एक्सचेंज ना होना, नो हीट एक्सचेंज। याद है एडियाबैटिक वॉल लगाई थी हमने? यस सर। कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा। मतलब कहने का मतलब ये सिस्टम है हमारा, ठीक है ना, तो इसकी जो दीवारें हैं
हमने बिल्कुल एडियाबैटिक वॉल्स बना दी, ठीक है ना। ऊपर पिस्टन भी लगाया है, ठीक है ना। पिस्टन की जो दीवारें हैं वो भी एडियाबैटिक है, ठीक है ना। पिस्टन एंड वॉल्स आर एडियाबैटिक, बस अंदर गैस, ठीक है। पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन हम इसको हीट नहीं दे सकते। वॉल्स एंड पिस्टन आर एडियाबैटिक। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेस में Q 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा। Q इसमें क्या आएगा, 0 आएगा। Q 0 बन जाएगा, यानी कि कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। इसमें PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं होता, इसमें आता है PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं होता, इसमें PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आता है भाई। PV रेज टू पावर गामा मतलब इसमें अलग है, आइसोथर्मल प्रोसेस से अलग है, इसमें PV रेज टू पावर गामा आता है। अब ये कैसे आता है ये तो हम तभी समझ पाएंगे जब हम गामा के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको याद रख सकते हो कि इसमें PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर आप इसका भी ग्राफ देखोगे, PV ग्राफ, अगर आप इसका भी PV ग्राफ देखोगे तो नेचर दिखने में तो ऐसा ही लगेगा जैसे आइसोथर्मल का है, ठीक है ना। नेचर बिल्कुल दिखने में वैसा ही लगेगा कि जैसे आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल में भी आप प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम करोगे वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है ना। इसमें भी यही है, ठीक है ना। लेकिन वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो अलग है ना। वेरिएशन जो फॉर्मूला है वो अलग है। यहाँ पे PV रेज टू पावर गामा है, ठीक है ना। PV रेज टू पावर गामा है जो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओके जी, अब सुनो यहाँ पे ये PV रेज टू पावर गामा है। अब हमें पता है कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो क्या हम P को nRT/V लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें पुट करो, P की वैल्यू को पुट करोगे nRT/V और साथ में V की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स R ये तो कांस्टेंट ही होता है, T बचा और V की पावर गामा -1 हो गया भाई। देख पा रहे हो आप, क्योंकि नीचे भी V था, नीचे भी V था तो V की पावर हो गया गामा -1 और नंबर ऑफ मोल्स और R तो होते ही कांस्टेंट है, तो इनको तो गोली मारो, ठीक है ना। तो TV रेज टू पावर गामा -1 ये कांस्टेंट हो गया। अच्छा जी, ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे लिख लो। कुछ लोग भाई ये कहते हैं भाई हम ऐसे भी क्यों लिखें, तो उनके लिए भाई क्या V को हम nRT/P लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसमें पुट करो PV रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट में पुट करो भाई। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, V की वैल्यू nRT/P, ठीक है ना। तो ये बनेगा T की पावर गामा, है ना, P की पावर गामा बाय P इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। बाकी सब तो है ही कांस्टेंट्स। तो T की पावर गामा P की पावर गामा, सॉरी ये क्या लिखा मैंने, इधर देखो भाई, P तो अलग से है ही, ठीक है ना, P तो अलग से है, इनटू T की पावर गामा हो गया अपॉन P की पावर गामा हो गया, ठीक है ना। ये हो गया, ये बन गया P की पावर 1 माइनस गामा और इनटू T की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर इधर टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं होगा बोलो। क्योंकि हीट एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा। हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा बेटा, लेकिन पिस्टन तो ऊपर नीचे जा सकता है ना, वर्क तो हो सकता है यस सर। ना। मतलब जैसे मैं अगर इसको दबा दूं, ठीक है ना, पिस्टन को दबा दूं तो गैस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो गए, ठीक है ना। कंप्रेस हो गए तो उनमें कोलिजन्स ज्यादा हो जाएंगे ना, तो यस तो एनर्जी का फर्क तो पड़ ही सकता है। यस सर। हम खुद से हीट नहीं दे रहे लेकिन हम वर्क कर रहे हैं, तो वर्क भी तो हीट का ही फॉर्म है, तो वो चीज,
ठीक है जी। तो ये लिख लीजिए भाई, ये तीनों फॉर्म है, गामा की फॉर्म में लिखने का इनका तरीका है इनको, ठीक है। लिखो फटाफट, जस्ट एक सेकंड। लिख लिया भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो पहली चीज है हीट, वो तो जीरो है, हीट एक्सचेंज जीरो है, ठीक है। दूसरी चीज डेल्टा यू, डेल्टा यू का फॉर्मूला NCV डेल्टा टी होता है, ठीक है जी। ये फिक्स है फॉर्मूला, ये प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो यही रहेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में कि CV का फॉर्मूला R अपॉन गामा -1 होता है ना, बताया ना, R अपॉन गामा -1। इसको डेल्टा टी को T2 - T1 भी लिख सकते हो आप, और ये गामा -1 है। ये हो गया डेल्टा यू, डेल्टा यू हो गया, ठीक है ना। इसमें ये जीरो नहीं होगा, दिस वुड नॉट बी जीरो। अच्छा, तीसरी चीज, हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कि ये होता है, ठीक है ना। अब ये चीज तो जीरो है, इसका मतलब हमारा वर्क डन है माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो भी आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया उसका नेगेटिव कर दो तो वर्क डन आ जाएगा, यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला होगा nRT2 - T1। 1 माइनस गामा लिख सकते हैं क्या हम यहाँ पे? बोलो भाई, क्या 1 माइनस sir. गामा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन राइट इट एज 1 माइनस गामा। तो ये वर्क डन का हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया कि nRT2 - T1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है ना। वो गामा -1 है, ये 1 माइनस गामा है। तो अल्टीमेटली आप सोच सकते हो कि ये दोनों साइन एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं। मतलब अगर वर्क पॉजिटिव है, अगर वर्क पॉजिटिव है तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा। वर्क पॉजिटिव होने का अब आप खुद सोचो यार, ठीक है ना, खुद से सोचो, फॉर्मूलों पे मत जाओ, सिंपली सोचो, बाहर से कोई हीट आ नहीं रही, ठीक है ना। वर्क पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? पिस्टन ऊपर गया। जब पिस्टन ऊपर गया तो गैस के पास खुला खुला माहौल हो जाएगा बिल्कुल। तो पिस्टन ऊपर गया तो गैस ठंडी हो जाएगी, है ना, कोलिजन्स कम हो जाएंगे तो गैस ठंडी हो जाएगी, तो डेल्टा यू नेगेटिव होगा। सिमिलरली उल्टा कर दो, पिस्टन को नीचे धकेल दो, पिस्टन नीचे धकेल दिया, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब वर्क नेगेटिव है। लेकिन वर्क नेगेटिव होने की वजह से अंदर एनर्जी बढ़ रही है, तो डेल्टा यू पॉजिटिव हो गया। समझ पा रहे हो? पिस्टन ऊपर गया तो गैस का टेम्परेचर कम हो गया, पिस्टन नीचे आया तो गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो गया।
ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। वर्क डन की एक डेरिवेशन भी होती है, ये तो वर्क डन को मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है ना। जो प्रॉपर डेरिवेशन है वर्क डन की, मान लो आप स्कूल में आपको आ गया तो आपको किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीडी, ठीक है ना। प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को बताना ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अरे पी Yes. वी रेज़ टू पावर गामा यस इज सर। कांस्टेंट है, तो पी को मैं के बाय वी रेज़ टू पावर गामा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, केव लिख लिया बाहर, ये वी की पावर माइनस गामा हो गया डी, ठीक है ना। अभी देखना तो v1 v2, चलो के v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, ये v1 ये v2, के अपॉन 1 माइनस गामा प्लस 1 को 1 माइनस गामा लिख दिया, और ये लिख दिया v2 1 माइनस गामा माइनस लिमिट पुट कर दी, ठीक है जी, ये लिमिट पुट। अभी भी वो तो नहीं बना जो हम चाहते थे, वो नहीं बना अभी, कोई बात नहीं, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस गामा को बाहर ही रहने दो, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 माइनस गामा तो हमें नीचे चाहिए बेटा, देखो इस फॉर्मूले में भी है, ठीक है ना। लो के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप कहोगे के को अंदर क्यों मल्टीप्लाई किया, है ना, यहाँ पे v2 यहाँ पे v1। अब मैं के को अपनी मर्जी के हिसाब से लिखूंगा, भाई हमें पता है कि पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो बताना आप जरा, क्या के को मैं P2 V2 रेज टू पावर गामा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं? Yes, sir. P2 की पावर 1 माइनस गामा है, और यहाँ पे V1 है, तो क्या मैं के को P1 V1 रेज टू पावर गामा लिख सकता हूँ? Yes, sir. लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि भाई कोई पाबंदी नहीं है, P1 V1 रेज टू पावर गामा P2 V2 रेज टू पावर गामा दोनों ही के इक्वल है, ठीक है ना। मैं अपनी मर्जी के हिसाब से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं। 1 माइनस गामा, इधर देखो ये V2 रेज टू पावर गामा है, ये 1 माइनस गामा है, तो 1 बचेगा, पावर ऐड हो जाती है बेटा, गामा में 1 माइनस गामा ऐड करो 1 बचेगा, इधर गामा में 1 माइनस गामा ऐड करो तो 1 बचेगा, तो ये बन गया P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा। P2 V2 को क्या लिख सकते हो, nRT2, P1 V1 को nRT1 1 माइनस गामा, तो ये बन गया nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। क्या बन गया फॉर्मूला, बोलो। Yes, sir. हाँ, इसको भी याद रख सकते हो बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है ना, इसमें एक ही चीज के दो दो तीन तीन फॉर्मूले हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक याद है तो दूसरा आप फटाफट बना लोगे, क्योंकि क्वेश्चन में पता नहीं ना क्या दे दें, क्वेश्चन में हो सकता है प्रेशर वॉल्यूम दे दें, तो आप पहले उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट थोड़ी करोगे, फिर सीधा प्रेशर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दोगे भाई, P2 V2 P1 V बैठोगे कि पहले P2 V2 दिया उससे T2 निकालोगे, फिर P1 V1 दिया उससे T1 निकालोगे, फिर वर्क डन निकालोगे ना भाई, ठीक है ना। जो दिया है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी, लिखो।
चले 1 minute, sir. Done, sir. पॉइंट नंबर 4, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो भाई, पिछली बार भी बताया था, ms डेल्टा टी होती है और इसको nc डेल्टा टी लिख देते हैं। बात यह है कि इसमें तो हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, ये तो 0 है, हीट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा, तो फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या मतलब? तो इस प्रोसेस में गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 है ना। इस प्रोसेस में जो गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या है? 0 है। पहले वाले में क्या थी? आइसोथर्मल में इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसमें क्या है? 0 है ना। गैस बिल्कुल ही नहीं झेल पा रही, क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, हीट का ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर का चेंज हो रहा। समझ पा रहे हो? बिना हीट ट्रांसफर के टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, बिना हीट ट्रांसफर के टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? वर्क डन की मदद से हो रहा है, वर्क डन की मदद से हो रहा है। तो इस प्रोसेस में गैस की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 0 है। अच्छा जी, आगे आ जाओ स्लोप पे। अब बात आती है स्लोप की, किसकी? पीवी ग्राफ की। मैंने आपको बताया था कि दिखने में इनका नेचर सेम जैसा दिखेगा, आपको दिखने में इनका नेचर जो है सेम जैसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में सेम नहीं होंगे ग्राफ। स्लोप पता करनी है। अब उसमें पीवी रेज टू पावर कांस्टेंट होता था, इसमें क्या है? पीवी रेज टू पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। फर्क है ना, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, देखो क्या बनता है। ई का क्या बन गया? डीपी वी रेज टू पावर गामा, ठीक है ना। और यहाँ पे पी को ऐसे ही रहने दो। वी रेज टू पावर गामा का डिफरेंशिएशन करो, गामा आगे आ गया, वी रेज टू पावर गामा -1 इंटू डीवी इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनो मैंने क्या किया। सबसे पहले वी रेज टू पावर गामा को कांस्टेंट माना, प्रेशर का डिफरेंशिएशन किया तो डीपी लिख दिया। फिर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट माना, वी रेज टू पावर गामा का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, तो गामा आगे आ गया, वी रेज टू पावर गामा -1 हो गया, साथ में डीवी लिखना तो जरूरी था क्योंकि वॉल्यूम का कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज क्लियर है? ओके, तो डीपी वी रेज टू पावर गामा, उसको उधर ले आओ, -p गामा वी रेज टू पावर गामा -1 डीवी, ठीक है जी। ये चीज तो आपको भी समझ में आ गई होगी। ये जो वी रेज टू पावर गामा -1 लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, वी रेज टू पावर गामा डिवाइडेड बाय वी लिख लिया। इसका फायदा क्या होगा? फायदा तो सीधा सीधा दिख रहा है, वी रेज टू पावर गामा कट गया, ठीक है ना। तो वी रेज टू पावर गामा कट गया तो डीपी आ गया माइनस गामा पी बाय वी डीवी, तो डीपी बाय डीवी माइनस गामा पी बाय वी, यही क्या स्लोप है? बोलो भाई, यही इस ग्राफ की स्लोप है? बिल्कुल, यही इस ग्राफ की क्या है? स्लोप है। तो डीपी बाय डीवी माइनस गामा पी बाय वी हो गया, माइनस गामा पी बाय वी हो गया। अब उस ग्राफ की स्लोप क्या थी भाई? आइसोथर्मल की याद करो, -p बाय वी, और इसकी क्या स्लोप है? माइनस गामा p बाय वी, यानी कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व जो है हमारे पास
वो गामा टाइम्स है किसकी? बोलो भाई, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जो कर्व आएगी वो गामा टाइम्स है किसकी? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल की जो स्लोप आएगी उसका गामा टाइम्स है। देखने में दोनों ग्राफ एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन इनकी स्लोप में फर्क होगा। इनकी स्लोप में फर्क होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, इधर देखो, दोनों की ही स्लोप नेगेटिव है, दोनों की ही स्लोप नेगेटिव है, लेकिन एक का नेगेटिव में एंगल ज्यादा है। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से शुरू हुआ प्रोसेस इस पॉइंट से शुरू हुआ है ना, सपोज करो। तो एक ग्राफ ऊपर है, एक ग्राफ नीचे है। मुझे बताओ कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक है? बोलो भाई, कौन सा आइसोथर्मल, कौन सा एडियाबेटिक? सर ऊपर वाला एडियाबेटिक है, नीचे वाला आइसोथर्मल। क्यों? स्लोप सर एंगल ज्यादा है बेटा एडियाबेटिक की। तो ये आइसोथर्मल और ये एडियाबेटिक वाला ग्राफ, एडियाबेटिक मोर स्टीप देन आइसोथर्मल। आइसोथर्मल से ज्यादा स्टीपर होगा बेटा। स्टीपर कहने का मतलब जिसकी चढ़ाई, जैसे मान लो एक कहते हैं ना कि खड़ी चढ़ाई, एक रैंप ऐसे है, एक रैंप ऐसे है, तो किसकी स्लोप ज्यादा है? बताओ भाई, कौन से रैंप की स्लोप ज्यादा है? जो खड़ी हुई है ना, ये वाली है ना। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टीप है चढ़ाई, तो वैसे ही स्लोप होती है बेटा। आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसे लिटा हुआ है, ये देखो ऐसा सा है, आ तो रहा है, ये भी नीचे ही आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो ये ज्यादा स्टीप है, ये ज्यादा स्टीप है, ठीक है ना। इसका एंगल बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो है इसकी स्लोप जो है वो ज्यादा है। नो डाउट दोनों नेगेटिव में ही है, ठीक है ना, नो डाउट दोनों की स्लोप नेगेटिव में ही है, लेकिन फिर भी एडियाबेटिक की जो स्लोप है वो एज कंपेयर्ड टू जो हमारा है आइसोथर्मल, उसके मुकाबले में गामा टाइम्स है, या गामा टाइम्स ज्यादा है। ठीक है जी। सर हाँ जी बोलो। गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा? हाँ ओके सर। और लास्ट है एलिया डीपी अपॉन माइनस डीवी बाई वी करोगे, इसमें प्रेशर के बराबर नहीं आएगा, इसमें गामा इंटू प्रेशर के बराबर आएगा। तो इसका बल्क मॉडुलस जो है वो प्रेशर के बराबर नहीं होगा, इसका बल्क मॉडुलस होगा गामा इंटू प्रेशर। ठीक है जी, बल्क मॉडुलस होगा गामा इंटू प्रेशर। लिख लो। जब हम वर्क डन करते हैं, मान लो कि पिस्टन को हम कंप्रेस करते हैं, तो बेसिकली हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है जिसके यूनिट्स जूल ही होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमें चीजों को हीट ही देनी है अगर हम उन्हें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। हम वर्क कर रहे हैं तो वर्क भी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, ठीक है ना। जब हम पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो सिंपल सी बात है कि गैस के अंदर कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि जगह कम हो जाएगी गैस के पास, इधर उधर ऑसिलेट करने के लिए जगह कम हो जाएगी, तो कोलिजन्स ज्यादा होंगे, दीवार के साथ भी कोलिजन्स ज्यादा होंगे।
जिसकी वजह से उसके अंदर हीट ज्यादा आ जाएगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी ज्यादा आ जाएगी, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और वाइस वर्सा प्रोसेस होगा जब हम पिस्टन को ऊपर लेके जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर हम आइडियल गैस के केस में देखें तो कोलिजन्स में कोई हीट ट्रांसफर तो होता नहीं है, तो सर हीट कैसे वो हो जाएगी इंक्रीज अगर कोलिजन्स बढ़ जाएंगी? आइडियल गैस इंटरेक्शन नहीं मानते बेटा, कोलिजन्स नो डाउट। क्या होता है कि हम चीजों को, अब एक्चुअल जो प्रोसेस हो रहा है उसको एक्सप्लेन तो हमें करना पड़ेगा ना। जो एक्चुअल प्रोसेस हो रहा है वो समझाने का तरीका है। आइडियल गैस के लिए तो हम फॉर्मूला अलग से बना रहे हैं कि हाँ चलो हम इनको वो कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, है ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है। तो लेकिन अगर हमें एक्चुअली प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कि भाई हम ऊपर से पिस्टन को दबा रहे हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो, चलो आप ऐसे समझो कि और कौन सा तरीका हो सकता है बताने का। एनर्जी अगर मैं उसमें जगह कम कर दूं, कोलिजन के अलावा अगर कोई और तरीका नहीं, यार यही तरीका है। कोलिजन के अलावा तो हम किस तरीके से बता पाएंगे? कोलिजन के अलावा तो और कोई तरीका नहीं है, मतलब चीजों को और जस्टिफाई करने का। यही है। बट सर फिर हम आइडियल गैस सिचुएशन भी लगा रहे हैं, PV is equals to nRT, इट मीन्स ये सब कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में आएगा। हाँ, मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हम मान के चलते हैं, है ना। मतलब जब हम एक्चुअल कैलकुलेशंस करते हैं, अब एक्चुअल में तो आइडियल गैस होती ही नहीं, है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअल में तो आइडियल गैस है ही नहीं। तो आइडियल गैस है ही नहीं तो फिर उसके बारे में उस हिसाब से मतलब कैलकुलेशन उसके हिसाब से नहीं करी जाती। लेकिन अब समझने के लिए कोलिजन के अलावा और कोई सेंस बनता नहीं, है ना। मतलब आप सोचो और क्या बताऊंगा। अगर होगा तो आई विल सी कि इसको अगर किसी और तरीके से समझाया, बट मुझे और कोई तरीका लग नहीं रहा इसको और किसी तरीके से समझने का कि यार उसको हमने कंप्रेस किया तो मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज्यादा आ गई। कोई तरीका लग नहीं रहा मुझे, यही लग रहा है कोलिजन्स वाला ही है फिनोमेना ना। बाकी देख लूंगा मैं, है ना, आई विल चेक। ओके सर। चलें जी। So 1 minute. इसके बाद भी क्लास है क्या आपकी? यस सर। यस सर। ओके। चलें। यस सर। तीसरा होता है बेटा आइसोबारिक प्रोसेस। नाम से ही क्लियर है, बार बार वर्ड आता है प्रेशर के लिए, बार प्रेशर की यूनिट होती है।
तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है ना। मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान हम कुछ ऐसा करेंगे कि गैस का प्रेशर चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी सब कुछ करते रहेंगे लेकिन गैस का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं होगा। तो इसमें जो पहली चीज है भाई डेल्टा यू, वो तो NCV डेल्टा टी उसमें तो रहना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, वो तो है ही, फिक्स है फॉर्मूला, ठीक है ना। जीरो तो हो नहीं सकता ये, यहाँ पे कुछ ना कुछ टेम्परेचर में तो चेंज आएगा। प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं वैसे। वर्क डन का फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? वर्क डन के फॉर्मूले में सबसे बेटर ये बात हो जाएगी कि प्रेशर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, है ना। और जैसे ही प्रेशर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचा? वॉल्यूम का, है ना। dv का v हो जाएगा और लिमिट पुट कर दो v1 v2, तो p v2 माइनस v1, p v2 माइनस v1, इसको p डेल्टा v भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन के बाहर आने की वजह से इसको p dv की जगह, ठीक है ना, आप p डेल्टा v भी लिख सकते हो क्योंकि प्रेशर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया था, प्रेशर इंटीग्रेशन के बाहर आ गया था तो हम इसको ऐसा लिख पाए, ठीक है ना। अब कुछ लोग इसको लिखने के लिए ऐसा भी लिख देते हैं PV2 माइनस PV1, ठीक है ना, प्रेशर तो सेम ही है। तो PV2 को nRT2 लिख सकते हैं और इसको nRT1 लिख सकते हैं। बोलो भाई, बिल्कुल लिख सकते भाई। PV इज इक्वल टू nRT लगाया मैंने। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई वर्क डन को nR डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। मैंने कहा बात सही है भाई, nR डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज सेम, ग्रेट। तो वर्क डन हो गया हमारा ये, दैट इज वर्क डन। ओके जी, अब सुनो तीसरी चीज, क्यू। क्यू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू में डब्ल्यू ऐड कर दो, ठीक है ना, डेल्टा यू में डब्ल्यू ऐड कर दो। डेल्टा यू भी आपको पता है, डब्ल्यू भी आपको पता है, क्या बच्चा? कुछ भी नहीं, है ना। डेल्टा यू भी आपको पता है और डब्ल्यू भी आपको पता है भाई। डेल्टा यू क्या है? NCV डेल्टा टी, और ये है NR डेल्टा टी। एक जैसा फॉर्मूला लिख दिया ना मैंने, NCV डेल्टा टी और NR डेल्टा टी, NCV डेल्टा टी और NR डेल्टा टी। उसमें भी डेल्टा टी था, इसमें भी डेल्टा टी है। अब ये फर्क का ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन ये लिखने का कोई सेंस नहीं था यहाँ पे, है ना, कोई कहानी नहीं बनती फिर हमारे पास, तो है ना, अच्छी अच्छी चीजें उस हिसाब से लिखनी चाहिए हमें। तो N डेल्टा टी कॉमन लिख लिया हमने, यहाँ पे CV प्लस R आ गया। ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा वैसे क्या होता है, फिलहाल मैं आपको इसको करके ही दिखा देता हूं, कुछ लोगों को शायद पता हो। CV का फॉर्मूला ये है, अभी लिखा था बेटा हमने, याद आ गया? याद आ गया? यस सर। गामा माइनस 1 बेटा कॉमन ले लो, तो R प्लस गामा R माइनस क्या बनेगा? R, तो N डेल्टा टी इंटू गामा R अपॉन गामा माइनस 1, और ये गामा R अपॉन गामा माइनस 1 ये CP होता है बेटा, ये CP होता है। तो इसका मतलब ये बन गया N डेल्टा टी इंटू CP, यानी कि Q आ गया NCP डेल्टा टी। ये कैसे आ गया? आप खुद सोचो, प्रोसेस कौन सा चल रहा है? कांस्टेंट प्रेशर, और ये CP कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? कांस्टेंट प्रेशर वाली। तो क्या Q के फॉर्मूले में ये आनी चाहिए थी? यस सर। बिल्कुल आनी चाहिए थी भाई, बिल्कुल आनी चाहिए थी। अगर ये CP नहीं आती ना तो दिक्कत हो जाती। Q इज इक्वल्स टू NC डेल्टा टी होता है, Q इज इक्वल्स टू NC डेल्टा टी होता है। उसमें C उस प्रोसेस वाली होती है जो प्रोसेस हो रहा हो। अब ये बात
अब ये सीपी अपने आप बनना चाहिए था, ये बन गया, ये सीपी अपने आप बन गया, ये एन सीपी डेल्टा टी ही है और ये बन के आना चाहिए था और ये बन चुका है। ठीक है ना। तो ये चीज हमें पता चल गई है। तो डेल्टा यू भी निकाल लिया, वर्क डन भी निकाल लिया और क्यू भी निकाल लिया। ठीक है ना। कुछ चीजें और बची हुई हैं तो वो भी हम कर लेंगे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट उसके बाद एक दो प्रोसेसेस और हैं हमारे, तो फिर हम इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे एक साथ। तो फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ किसको किसको हमें कैसे लगाना है। ठीक है जी। चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया। हाँ जी। सर एक बार ये बता दो कि इसमें आना ही क्यों चाहिए था सीपी? क्योंकि बेटा जो क्यू होता है, क्यू का जो फॉर्मूला होता है, कोई भी प्रोसेस हो, वो एनसी डेल्टा टी लिखते हैं हम। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, हाँ यहाँ पे एनसी डेल्टा टी लिखते हैं कोई भी प्रोसेस हो। या तो एमएस डेल्टा टी लिखोगे मास की फॉर्म में, या मोल्स की फॉर्म में लिखोगे। ठीक है ना। जो भी क्यू होता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस चल रहा है वो कौन सा प्रोसेस चल रहा है? प्रेशर वाला चल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर वाला। ठीक है ना। तो हमारा प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर वाला चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सीपी आएगा। ठीक है। सर जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था आइसोथर्मल ले लो जैसे कि, तो सर उसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट थी नहीं, तो उसमें सीवी क्यों आ रहा था? कहाँ है सीवी? उसकी तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफिनाइट आई है। ओके सर, ओके ठीक है सर, ठीक है। इनफिनाइट ओके है। सर। सीवी तो जस्ट एक डेफिनेशन के हिसाब, सीवी उसमें आएगा। आप एक और प्रोसेस करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, उसमें सीवी बनेगा, अपने आप बनेगा, आपके सामने बनेगा। ठीक है। ओके सर। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर।